हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष मॉडर्न इंडिया के नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। इस प्रकार के कई तार्किक टॉपिक्स को मैंने पढ़ा दिया है और आज भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड आर्गुमेंटेटिव टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ, जहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, आइदर फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल। और ये टॉपिक है उग्र राष्ट्रवाद या उग्रपंथ या गरम पंथ का विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि 1905 ईस्वी से भारत की राजनीति पर या राष्ट्रीय आंदोलन पर गरम पंथियों की पकड़ हो गई, लेकिन गरम पंथ का जो विकास है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, यह एक क्रमिक घटना है और गरम पंथ का विकास धीरे धीरे हुआ, जिसके पीछे कई घटनाएं कार्य कर रहे थे। आप ध्यान रखें कि गरम पंथ के विकास के पीछे जो मुख्य कारक थे, जो मुख्य घटनाएं थी, जहां से मैक्सिमम सवाल हमारे आते हैं, वो सबसे पहला कारण ये समझें कि गरम पंथ के विकास के पीछे सबसे पहला कारण ये था कि अंग्रेजों ने उदारवादियों की नीतियों की काफ़ी हंसी उड़ाई। उदारवादियों का तो ये कोई महत्व ही नहीं देते थे। आप पढ़ चुके हैं उदारवादियों की जो पॉलिसी थी, जिसको PPP की पॉलिसी कहा जाता है, ट्रिपल P की पॉलिसी, जो काफ़ी पूछे जाते एग्जाम में, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो ये अपने ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित कर रहे थे और भारतीयों के लिए कुछ लाभ की मांग करते थे। बदले में अंग्रेज इनकी हंसी उड़ाते थे, इनको हीन दृष्टि से देखते थे, निम्न दृष्टि से देखते थे। ये बात उग्रपंथियों को काफ़ी खल गई। एक यहाँ पर कोटेशन है कि यह किसने कहा कि हमने भीख में रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला। अनडाउटेबली यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है, जो उदारवादियों के नीतियों के विरुद्ध या उनके आलोचना के विरुद्ध ये बात कही गई थी। और यह एक बहुत बड़ा कारण था जिसके चलते भारत में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ, क्योंकि उदारवादियों के अस्तित्व को अंग्रेज किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो भारत में उग्रपंथ या गरम पंथ के विकास के पीछे एक बड़ा कारण था कि अंग्रेजों ने उदारवादियों की काफ़ी हंसी उड़ाई, इन्हें हीन दृष्टि से देखा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस काल में 1800 खास करके 1892 से लेकर के 1905 के बीच की जो घटनाएं हैं, इसने तो उग्रपंथ के विकास को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। और 1892 से 1905 के बीच की जितनी भी घटनाएं हैं, सभी पर डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। तार्किक और फैक्चुअल दोनों प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो 1892 से 1905 के बीच जो घटनाएं घटी, इन सभी घटनाओं ने उग्रपंथ को या उग्र राष्ट्रवाद को काफ़ी आगे बढ़ा दिया। जिनमें सबसे पहली घटना आप समझें कि 1892 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट को पारित किया, जिससे भारतीय काफ़ी असंतुष्ट हो गए। भारतीयों ने मांग कुछ और किया था और बदले में कुछ और दिया गया, तो इसने भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया। इसके बाद एक बड़ी घटना घटी थी, दूसरी प्रमुख घटना घटी थी 18
दूसरी प्रमुख घटना घटी थी 1899 ईस्वी में, जब कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या, कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या को काफ़ी घटा दिया गया था। भारतीयों की संख्या को घटा दिया गया था। इससे भारतीयों में काफ़ी आक्रोश आया। ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली और डीपली पूछा गया सवाल होता है, घटा दिया गया था। इसके बाद एक घटना याद रखें, 1904 ईस्वी की घटना याद रखें। और 1904 ईस्वी में क्या हुआ कि विश्वविद्यालय अधिनियम, यूनिवर्सिटी एक्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और इसके द्वारा क्या किया गया कि विश्वविद्यालय पर सरकार का सख्त नियंत्रण, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल उस पर कर दिया गया। और भारतीयों के महत्व को या उसकी स्वायत्तता को, उसके ऑटोनॉमी को लगभग समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर भारतीयों को लगा कि उच्च शिक्षा से भारतीयों को वंचित करने की नीति अंग्रेजों ने अपना ली है। तो 1904 ईस्वी का विश्वविद्यालय, ये सब डिजिटल सवाल है, ईस्वी वाला इतिहास में ईस्वी का बड़ा महत्व होता है, आप सभी जानते हैं। और ये सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ये सभी NCERT और SCERT बेस्ड है, इसीलिए रामबाण का काम करेगा आपके लिए। किसी भी एग्जाम में आप जाएं, ये सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम, जो लॉर्ड कर्जन के काल की घटना है, इसके द्वारा उच्च शिक्षा के स्वायत्तता को लगभग समाप्त कर दिया गया और यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आया गया। इससे भारतीयों में काफ़ी आक्रोश आया। इसी तरह 1904 ईस्वी की ही एक घटना है, 1904 ईस्वी की ही एक घटना है, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया या प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया गया। वैसे प्रेस पर प्रतिबंध सबसे प्रमुख रूप से लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, लेकिन इनके अलावे भी और समय समय पर कानून बनाए गए थे जिनके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था, जो भारतीयों में आक्रोश का एक बड़ा कारण बन रहा था। तो 1892 से 1905 के बीच की जो घटनाएं हैं, ये सब घटनाओं ने भारतीयों में काफ़ी आक्रोश को बढ़ा दिया और लोगों का उदारवादियों पर से विश्वास खत्म हो गया। इसके अलावे और भी कुछ कारण को देखें, जैसे 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में शिक्षित भारतीयों, 19वीं शताब्दी में शिक्षित भारतीयों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। माने शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ और शिक्षित भारतीयों की संख्या काफ़ी बढ़ी, लेकिन इनमें अधिकांश बेरोजगार थे और अगर किसी को नौकरी मिली भी थी सरकार में तो कम वेतन पर। अब ये जो शिक्षित व्यक्ति थे, इन्होंने उग्रपंथ के विकास में आग में घी का काम किया, क्योंकि बेरोजगार थे, पढ़े लिखे थे। तो इन्होंने अंग्रेज़ों की जमकर आलोचना की, उदारवादियों की नीति में अविश्वास व्यक्त किया और भारतीयों में यह एक प्रकार का जागरण लाया इन्होंने, पढ़े लिखे व्यक्तियों ने, कि अंग्रेज़ों का अगर विरोध करना है तो उसका तरीका उग्रपंथ ही होना चाहिए, क्योंकि उदारवादियों की नीतियों का कोई महत्व या कोई फलाफल नहीं निकला। तो इन पढ़े लिखे लोगों ने उग्रपंथ के विकास में बड़ा योगदान दिया। इसके बाद यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखना है कि इस काल में कुछ विदेशी घटनाएं भी घटी थी, जिसने भारतीयों में या भारत के उग्रपंथ के विकास में या अंग्रेज़ों के प्रति विरोध की भावना को काफ़ी आगे बढ़ा दिया। 1868 ईस्वी के बाद, याद रखें, 1868 ईस्वी के बाद जापान का उदय हुआ। तो जापान का जो उदय हुआ, इससे भारतीयों में यह विश्वास आया कि बिना किसी यूरोपियन देश के मदद के भी
एशिया का कमज़ोर राष्ट्र अपना विकास कर सकता था। क्योंकि अभी तक अंग्रेज ये कह रहे थे कि भाई हमारी मदद से ही आप अपना विकास कर सकते हैं। बहुत सारे भारतीयों के मन में ऐसी भावना भर गई थी कि अंग्रेज़ों का सहयोग चाहिए भारतीयों को विकसित होने के लिए। लेकिन जापान जो एक मुट्ठी भर छोटा सा देश है, और जापान ने स्वयं अपने बदौलत अपना विकास करके लोगों को बता दिया, एशियाई लोगों में विश्वास जगा दिया कि बिना यूरोपियन राष्ट्र या बिना पश्चिमी देशों के मदद के भी एशिया का कमज़ोर से कमज़ोर राष्ट्र अपना विकास कर सकता है। तो जब जापान विकास कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इसके बाद इथियोपिया, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इथियोपिया के हाथों इटली, इथियोपिया के हाथों इटली और रूस के हाथों जापान की पराजय, रूस के हाथों जापान की पराजय जो 1905 ईस्वी में हुई थी, हमेशा याद रखिए, काफ़ी पूछे जाते हैं। इसने तो यूरोपीय श्रेष्ठता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया, तोड़ कर रख दिया। इथियोपिया काफ़ी कमज़ोर राष्ट्र, यूरोप शक्तिशाली राष्ट्र, फिर भी इथियोपिया ने इटली को पराजित कर दिया। जापान अभी अभी विकसित और मुट्ठी भर छोटा सा देश, और रूस विश्व का सबसे बड़ा देश 1905 में पराजित कर दिया। तो जब छोटे छोटे देश ने यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्रों को पराजित करना शुरू कर दिया, तो भारतीयों के मन में विश्वास जगा कि हम भी बड़ी आसानी से अंग्रेज़ों को पराजित कर सकते हैं। और इसी बीच में एक और घटना याद रखे बच्चा लोग कि अफ्रीका का बोअर युद्ध, अफ्रीका का बोअर युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अगर व्यक्ति संगठित हो जाए तो औपनिवेशिक शक्ति को आसानी से पराजित कर सकते हैं। बोअर युद्ध ने लोगों को बता दिया कि संगठन में कितनी शक्ति होती है, और अफ्रीका के बोअर युद्ध में अफ्रीकन इस कदर संगठित हुए कि बोअरों को धूल चटा दिया। तब भारतीयों के भी मन में विश्वास जगा कि हम भी संगठित होकर के अंग्रेज़ों को धूल चटा सकते हैं। तो इस काल की जो कुछ प्रमुख विदेशी घटनाएं थी, इसने भी भारत में राष्ट्रवाद के विकास को बड़ा योगदान दिया। इसके अलावे इस बीच की कुछ और प्रमुख घटनाओं को ध्यान में रखें, जैसे उग्रपंथ। भारत में उग्रपंथ के प्रतिनिधि तो उग्रपंथ के मुख्य प्रतिनिधि थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। हालांकि इनके अलावे और भी बहुत सारे लोग उग्रपंथ के प्रतिनिधि में शामिल हैं, जिनका नाम जब पूछा जाता है कि निम्न में कौन उग्रपंथ के प्रतिनिधि में शामिल थे या नहीं शामिल थे, तो ये 3 नाम तो सबसे प्रमुख हैं ही। इनके अलावे और भी नाम है, जैसे अरविंद घोष, जैसे महाराष्ट्र का विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। बंगाल के राजनारायण घोष, ये सब उग्रपंथ के प्रतिनिधि थे या उग्रपंथ के मुख्य नेता थे। लेकिन इनमें सबसे बड़ा योगदान या सबसे प्रमुख योगदान अगर किसी का था तो अनडाउटेबली महाराष्ट्र के तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के यह प्रखर नेता थे, और बाल गंगाधर तिलक का जो कार्य था, इसने उग्रपंथ को काफ़ी आगे बढ़ा दिया। आप सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, एक मराठा और एक मराठा को हम लोग अपभ्रंश में मराठा कहते हैं, है ना।
और मराठा या मराठा कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। और मराठा अंग्रेजी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र था। और मराठा के अलावे केसरी जो मराठी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र था। तो तिलक ने मराठा या मराठा जो अंग्रेजी भाषा में निकलने वाला समाचार पत्र था, और केसरी जो मराठी भाषा में निकलने वाला समाचार पत्र था, इन दोनों के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद का तेजी से प्रसार किया, प्रमुखता से प्रसार किया। इसके अलावे तिलक का और 2 कार्य, जैसे 1893 ईस्वी में तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाना आरंभ किया, और 1885 ईस्वी में इन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना आरंभ किया। और गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से तो इन्होंने लोगों को यूनाइट ही कर दिया, और मन में उग्रपंथ की भावना को कूट कर भर दिया, और ये विचारधारा फैला दिया, उनके दिमाग में इस विचारधारा को बैठा दिया कि यदि भारत को आज़ादी लेनी है, भारत को स्वराज की प्राप्ति करनी है, तो उन्हें उदारवादी नीतियों का परित्याग करना होगा और उग्र नीति, आक्रामक नीति, हिंसा की नीति को अपनाना होगा। और तिलक ने यहीं पर नारा दिया था, जो काफ़ी पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और याद रखेंगे कि इसी दौरान तिलक ने महाराष्ट्र में कर नहीं अदा करने, टैक्स को पे नहीं करने का भी आंदोलन चलाया था। कर नहीं अदा करने का आंदोलन चलाया था। और तिलक के कारण तो समझिए कि उग्र राष्ट्रवाद इतना तेजी से फैलने लगा कि अंग्रेज डर गए। और अंग्रेज़ों ने एक पॉइंट और याद रखिए कि अंग्रेज़ों ने 1897 ईस्वी में तिलक को गिरफ्तार कर लिया और 18 वर्ष के कैद की सज़ा सुनाई। इस घटना ने तो समझिए कि लोगों में आक्रोश की भावना को और भर दिया और उग्रपंथ के विकास को काफ़ी आगे बढ़ा दिया। और याद रखिए कि उग्रपंथ के विकास तो धीरे धीरे हुआ, गर्मपंथ का या उग्रपंथ का या उग्र राष्ट्रवाद का विकास धीरे धीरे हुआ, जिनके पीछे ये सब घटनाएं थी। और जब यह प्रश्न हमारे सामने आएगा कि उग्रपंथ का पहली बार प्रस्फुटन कब हुआ या पहली बार उग्रपंथ का स्पष्ट प्रस्फुटन कब हुआ, तो अनडाउटेबली 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के बाद इसका पहली बार स्पष्ट प्रस्फुटन हुआ। और यहीं से उदारवादियों पर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया और कांग्रेस पर उग्रपंथ की पकड़ हो गई। तो हम लोगों ने उदारवादियों के योगदान को पढ़ लिया है, राष्ट्रवाद के विकास के कारण को पढ़ लिया है, और आज ये सभी तार्किक टॉपिक हैं। और आज हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद या उग्रपंथ या गर्मपंथ के विकास के क्या क्या कारण थे या कौन सी परिस्थितियां थीं। तो उग्रपंथ का पहली बार स्पष्ट प्रस्फुटन अनडाउटेबली बंगाल विभाजन के बाद हुआ, लेकिन इसकी आग धीरे धीरे बहुत पहले से ही सुलग रही थी, जिसके पीछे इन घटनाओं का प्रमुख योगदान था। तो इतना प्रश्न अगर आप याद रखते हैं तो तार्किक, फैक्चुअल, इवन कि रिटन में भी अगर आपको लिखना पड़े कि उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कारणों को लिखिए तो ये सफिशिएंट है। इसीलिए पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए, थोड़ो पढ़ाई हमेशा की जाती है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो बड़ी आसानी से बना लें। तो मेरा विश्वास है कि आपने इन टॉपिक्स को जो हमने तार्किक ढंग से पढ़ाया है आपने समझा होगा और आपके सभी सवाल बन जाएंगे। और इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर उपस्थित फिर होंगे और आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि उपयोगी सामग्री इसी प्रकार से आपके सामने पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।